से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं। हिस्ट्री का आज तीसरा क्लास है, ठीक है ना। बहुत दिनों से हम हिस्ट्री के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और हम आप लोगों से कह रहे थे सर है ना कि बच्चों कल करा देंगे, परसों करा देंगे, ठीक है। आज प्यारे बच्चों हम आपके सामने लाइव हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जुड़े होंगे। फटाफट से आप सभी लोग मुझे बताएं कि आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं प्यारे बच्चों, आप लोग उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आप ना वो दिखाते हो ना जुनून अंदर का कि सर हम भी पढ़ने के लिए तैयार हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग एक बार शेयर बटन पर क्लिक करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको एक बार बुला लें कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर हमारा हिस्ट्री का तीसरा क्लास आज लगने वाला है, जल्दी से। यस, फटाफट से आप सभी लोग लाइव आए प्यारे बच्चों। और मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मुझे लाइव सुन पा रहे हो, क्या चीज़ें आपको सुनाई दे रही है, आप अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ। यस यस यस, क्या आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है बच्चों? पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लिया है? यस यस कर दो एक बार। हाँ सर, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है, क्योंकि पार्ट 1 मेरे बच्चों बहुत लोगों ने देखा है। पार्ट 1 को आई थिंक 21,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने देख लिया है। यस, हमने आपका पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है, तब आपको समझ में यहाँ ज़्यादा आएगा। ठीक है, पहले ये बताओ बच्चों, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? जल्दी बताओ। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 महाद्वीप हैं। उसमें से सबसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा है सर एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। और सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? तो सबसे छोटा है सर ऑस्ट्रिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रिया। लेकिन ना तो हम आज माफ़ करना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। ना ही हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ने वाले हैं, ना ही आज हम एशिया को पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक दूसरे महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप। क्या नाम है बच्चों बताओ? इस महाद्वीप का नाम क्या है? यूरोप। अच्छा, इस महाद्वीप में, यूरोप में आप खोजो कौन कौन सा देश है। ये आपके सामने जो मैप है बच्चों, यह यूरोप का महाद्वीप है। इसमें कौन कौन से देश हैं जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसमें देखोगे सबसे पहले मेरे बच्चों फ्रांस आप देखोगे, फ्रांस एक देश है, ठीक है ना, फ्रांस इसमें आ जाएगा। दूसरा मुझे ये वाला मैप लेना ही नहीं था, इटली है बच्चों इसमें जर्मनी आपको देखने को मिलेगा। इटली मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, पोलैंड मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सारे देश हैं इसमें। और आपको रूस भी मिलेगा इसमें, है ना। रूस तो 2 महाद्वीप में पड़ने लगता है वो, ठीक है ना। तो साफ नहीं दिख रहा है सर, देखो फटाफट। हाँ, साफ दिख रहा है आप सभी को? एक बच्चा कह रहा है साफ नहीं दिख रहा, साफ दिख रहा है बताओ? साफ दिख रहा है? यस और नो? यस और नो प्यारे बच्चों? यस यस, साफ दिख रहा है सर, साफ दिख रहा है। चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम लोग इसके बारे में। तो आज से पहले जो 2 क्लासेस हुई है बच्चों, उसके कुछ प्रश्न हैं आपके सामने। इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई हैं उसके आपके सामने प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपको याद होंगे तो समझिए आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस काल से शुरू हुआ था बताओ, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण था बच्चों, यह हमारा किस काल से हुआ था जल्दी बताओ? पुनर्जागरण काल से। किससे हुआ था? पुनर्जागरण काल से, है ना, पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण काल से ही हुआ था, ये चीज़ आपको 100% याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? पहली बार बच्चों पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड को छोड़ के यूरोप में बात करते हैं, तो राष्ट्रवाद की जो भावना है सबसे पहले किस क्रांति से उठी थी बच्चों? तो फ्रांस की क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1789 में, ताकि आपको वो दिन याद आ जाए। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सब कुछ आप याद कर लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था? आपको मैंने पढ़ाया था कि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का आक्रमण ही था, वो 2 चीज़ था बच्चों जिसके कारण से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये बताओ कि नेपोलियन का पतन कब हो गया? तो आप बोलोगे सर देखो, नेपोलियन पहले सर फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन एक सेनापति था, लेकिन सर 1804 से लेकर के 1804 से 1815 तक ये सम्राट रहा था बच्चों। तो इसका पतन कब हुआ था बताओ? इसका पतन कब हुआ था? 1815 में। नेपोलियन का पतन कब हुआ था बच्चों? 1815 में। 1815 में नेपोलियन समाप्त हो गया। अच्छा बच्चों ये बताओ, नेपोलियन जब समाप्त हो गया तो उन्होंने, ध्यान रखिएगा, नेपोलियन जब समाप्त हो गया 1815 आते आते, तो उन्होंने, तो उसके बाद बच्चों एक सम्मेलन हुआ था, बताओ कौन सा सम्मेलन हुआ? नेपोलियन के समाप्त होने के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ था? अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत कम लोग जुड़े मेरे ख्याल से, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या रखा गया था बताओ? यस, उसका नाम रखा गया बच्चों वियना सम्मेलन। नेपोलियन के जाने के बाद एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था बच्चों वियना सम्मेलन। अच्छा ये बताओ कि वियना सम्मेलन कब हुआ बच्चों? 1815 में। 1815 में बात हो रही है वियना की। तो वियना बच्चों कहाँ की राजधानी है बताओ आप लोग? तो वियना एक है ना ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रिया छोटा सा देश, इसकी राजधानी है बच्चों क्या, वियना। क्या है, वियना। यहीं पर सम्मेलन हुआ। ये बताओ इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सर इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया मेटरनिक को, है ना, मेटरनिक। मेटरनिक क्या था बच्चों, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था बच्चों, चांसलर था। क्या था, चांसलर था, ठीक है ना। वहाँ का एक संवैधानिक पद होता है बच्चों चांसलर, वहीं का ये था, इसको बनाया गया वहाँ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बच्चों एक नए युग की शुरुआत हुई जिसका नाम है मेटरनिक युग। इस युग का नाम क्या है बताओ, यस सर, इसका नाम है मेटरनिक युग। अब जो युग समाप्त हुआ बच्चों, नेपोलियन युग की शुरू ना अंत कब से हुआ, तो वियना सम्मेलन से 2 काम हुआ बच्चों। वियना सम्मेलन से 2 काम हुआ, बोलो कौन कौन सा काम अंत हुआ, तो एक काम हुआ सर कि, है ना, एक काम हुआ क्या, नेपोलियन का अंत, नेपोलियन युग का अंत बच्चों, और यहाँ से शुरू हुआ मेटरनिक युग की शुरुआत। मेटरनिक युग की शुरुआत कब से हुई, तो सर 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक कहा जाता है कि मेटरनिक का काल था बच्चों। 1848 ईस्वी तक मेटरनिक का काल था। मेटरनिक का काल 1848 तक चला, ठीक है, यस, वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं बच्चों। आपको चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि वियना सम्मेलन, है ना, वियना सम्मेलन कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन बना, तो आपको मैंने बताया कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में, इसका अध्यक्ष मेटरनिक था। अगला है कि नेपोलियन युग का अंत होने पर किस युग की शुरुआत हुई। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि नेपोलियन युग जब अंत हुआ बच्चों तो कौन सा युग आया, तो युग का नाम है मेटरनिक युग। क्या हुआ, मेटरनिक युग आया था, मेटरनिक युग आया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था, तो बच्चों उन्होंने एक कानून बना था नेपोलियन ने, जिसको कहते हैं नेपोलियन संहिता, 1804। याद रखिएगा, बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया 1804, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फ्रांस में वियना सम्मेलन के बाद किस वंश की स्थापना हुई, तो बच्चों फ्रांस में वियना सम्मेलन के बाद एक वंश की स्थापना हुई थी, उसका नाम बताओ। यस सर, सबको पता है कि बुर्बो वंश। कौन सा वंश था बच्चों, बुर्बो वंश राइट आंसर होगा। यस, बुर्बो वंश हुआ था बच्चों, बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी, सही बात है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि चार्ल्स एक्स कैसा शासक था, चार्ल्स दसम कैसा शासक था। चार्ल्स दसम बच्चों कैसा शासक था, तो चार्ल्स दसम जो था एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक, निरंकुश व प्रतिक्रियावादी शासक था। ये हमने आपको पढ़ाया था, हम बस ये याद रखना चाहते हैं कि आप लोग को याद है या नहीं है। यस, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर कहाँ चले गए। आपको पता होगा कि है ना कि चार्ल्स दसम जो थे बच्चों, इसको फ्रांस की गद्दी त्यागनी पड़ी थी 1830 की क्रांति के बाद। 1830 की क्रांति के बाद इसे गद्दी त्यागनी पड़ी थी बच्चों, ठीक है ना। तो ये बताओ त्यागने के बाद चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग करके कहाँ चले गए थे, तो बच्चों वह इंग्लैंड चले गए थे, ठीक है ना। कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड। अभी हम बुक से पढ़ेंगे, एक एक लाइन बुक से पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, जैसे आप इसको कर लोगे तुरंत। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर कौन सा वंश आया, है ना, क्योंकि चार्ल्स दसम चले गए तो फिर वहाँ पर बुर्बो वंश का अंत हो गया, और बुर्बो वंश के बाद बच्चों कौन सा वंश आया बताओ। तो हमने आपको पढ़ाया था आर्लिये, है ना, आर्यल, है ना, क्या नाम था रे, है ना, आर्यलेंस, है ना, आर्यलेंस वंश बच्चों, आर्य, है ना, क्या नाम था, आर्यलेंस वंश खतरनाक नाम है, ठीक है ना, आर्लियंस वंश बच्चों, है ना, क्या नाम था, आर्लिये, है ना, आर्लियंस वंश था बहुत खतरनाक। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि लुई फिलिप कैसा शासक था। देखो उसके बाद लुई फिलिप भी एक, है ना, शासक बना था बच्चों। लुई फिलिप कैसा शासक था, तो हमने आपको पढ़ाया था लुई फिलिप थोड़ा सा उदारवादी था, ठीक है ना। लुई फिलिप कैसा शासक बना था, उदारवादी शासक था। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दिया था बच्चों, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, लेकिन इन्होंने 1840 में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने बच्चों 1840 में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। उस व्यक्ति का नाम बताओ, किस व्यक्ति को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। यस सर, इन्होंने बच्चों गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया इन्होंने किसे, गीजो को, इन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। और गीजो को प्रधानमंत्री बनाने के बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, पूंजीपति जितने वर्ग थे उसके साथ अपना अच्छा बना लिया संबंध, और सबको छोड़ दिया, जिसके कारण से वहाँ पर भूखमरी आ गई बच्चों और बेरोजगारी आ गई। अब यहाँ से शुरू हुआ 1848 की क्रांति। कहते हैं कि इटली के एकीकरण में ... का योगदान है बच्चों। इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान है बताओ। मैंने 4 व्यक्ति का नाम बताया सर, बकलोल था गीजो, हाँ सही बात है, ठीक है ना,
मैंने बताया था आपको कि इटली के एकीकरण में 4 व्यक्ति का हमने योगदान बोला था, चारों का नाम बताओ, चारों का। पहला मेजनी, सही बात है, पहला तो मेजनी 100%, पहला बच्चों मेजनी, नंबर 1 मेजनी का तो बहुत योगदान है, इटली के एकीकरण का मसीहा हम कह सकते हैं मेजनी को सबसे पहले, है ना। नंबर 1 में मेजनी बच्चों। दूसरा बताओ, मेजनी का योगदान तो बहुत बड़ा है। दूसरा आता है इसमें बच्चों काउंट काबूर, क्या आता है, काउंट काबूर, काउंट काबूर आता है। तीसरा में क्या आता है, आप गेरीबाल्डी को बोल सकते हो, गेरीबाल्डी, गेरीबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान है। और चौथा बच्चों एक शासक था जिसका नाम था विक्टर इमैनुएल, क्या नाम था, विक्टर इमैनुएल, ठीक है ना। विक्टर इमैनुएल का भी बहुत बड़ा योगदान था बच्चों, विक्टर इमैनुएल, है ना, विक्टर इमैनुएल, इमैनुएल। तो याद रखना बच्चों 4 व्यक्ति थे इसमें, कौन कौन था, मेजनी था, काउंट काबूर था, गेरीबाल्दी था और विक्टर इमैनुएल था। ये सभी मिलकर के इटली को एक करना चाहते थे, इटली को एक करना चाहते थे। इटली के एकीकरण में इन चारों का योगदान है। लेकिन बच्चों हम जैसे जर्मनी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जर्मनी, तो जर्मनी में ये सब का नहीं है सर। जो क्या लिखो, अरे भाई साहब एक कमेंट को दिखे, बार बार मत लिखे, एक चीज़ को ना बार बार मत लिखे, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो बच्चों ये सभी का योगदान है इटली में, है ना। अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी में किसका योगदान है, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। तो जर्मनी में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या था बताओ, बिस्मार्क, बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क का योगदान कहाँ पर है बताओ, बिस्मार्क का योगदान किस में है, तो बिस्मार्क का योगदान है बच्चों जर्मनी में। कहाँ है, जर्मनी में, बिस्मार्क जर्मनी में आ जाएगा, ठीक है। तो एक है ना, आज ही हम पढ़ा रहे थे, एक है ना, एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का योगदान इटली के एकीकरण में नहीं है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का योगदान इटली के एकीकरण में नहीं है। तो बच्चों इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि इसका योगदान है जर्मनी में। कहाँ है बच्चों, जर्मनी में, याद रहेगा, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था बच्चों कि डॉट डॉट और जो है ना, डॉट डॉट के एकीकरण से इटली के एकीकरण की दिशा तय हुई। तो बच्चों जब हम इटली के एकीकरण आप पढ़ोगे, वहाँ पर 2 जगह था, एक था बच्चों पिडमाउंट और दूसरा था सार्डिनिया, 2 जगह था बच्चों, एक था पिडमाउंट, क्या था, पिडमाउंट, पिडमाउंट और दूसरा था सार्डिनिया, सार्डिनिया, ठीक है ना, सार्डिनिया, है ना, सार्डिनिया। तो बच्चों पिडमाउंट और सिडानिया, है ना, सार्डानिया के एकीकरण से इटली के एकीकरण की दिशा तय हुई थी, 2 जगह था, है ना। दूसरा क्या आता है बच्चों की जोसेफ मेजनी का संबंध किससे था। तो बच्चों एक दल था, बताओ कौन सा दल था, उसी से जोसेफ मेजनी का, है ना, संबंध था, बताओ जल्दी से। जोसेफ मेजनी का संबंध किससे था, तो बच्चों एक संगठन था जिसका नाम है कार्बोनरी, क्या नाम है, कार्बोनरी, और यहीं से जोसेफ, क्या नाम है, जोसेफ मेजनी का संबंध था। अभी हम बुक के एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला है बच्चों की यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ये सब हमने पहले पढ़ाया आपको कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों याद रखना मेजनी ने की थी यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, दोनों की स्थापना मेजनी ने ही की है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन संपूर्ण इटली का एकीकरण कर इसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। कौन संपूर्ण इटली का एकीकरण कर इसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, बताओ कौन से ऐसे व्यक्ति थे। तो बच्चों उस व्यक्ति का नाम क्या था, मेजनी। मेजनी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इसे मेजनी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, है ना, इटली में सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक कौन बना था। तो बच्चों इटली में सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक बना था विक्टर इमैनुएल, क्या नाम था, विक्टर इमैनुएल। और बच्चों विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को क्या बनाया था, बताओ। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को क्या बनाया था। सर कितना दिन में चैप्टर खत्म होगा, अच्छे से भी पढ़ेंगे बच्चों। उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया था, पीएम, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों। अब आप लोग बोलिए कैसे पढ़ाएं, क्या आप चाहते हो सर, है ना, कि लाइन बाय लाइन पढ़ें। बच्चों देखो लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं भी चाह रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, थोड़े कम होंगे, मुझे पता है बच्चे थोड़े कम दिखेंगे, पता है मुझे कि लाइन बाय लाइन में बच्चे थोड़े कम दिखेंगे बच्चों, लेकिन लाइन बाय लाइन में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बताओ कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बोलो यस और नो। जैसे आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे, यस सर, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना। हाँ नहीं सर, सेकंड वीडियो जैसा था वैसे पढ़ो देखो बच्चों, नहीं लाइन बाय लाइन पढ़ो, आपसे फायदा होगा बच्चों, है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ो, आपको फायदा होगा मेरे ख्याल से। लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि उतना पकड़ नहीं है बच्चों हमारा, ठीक है ना। आप जैसे पढ़ाएं सर, आ जाओ लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन बच्चों देखो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको लेना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वही लेना है, ठीक है ना। फालतू प्रेशर बना के कोई फायदा नहीं है। आ जाओ हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, मेजनी से बच्चों, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से, इस पेज से शुरू करते हैं। आ जाओ पढ़ते हैं।
एक आराम से पानी उनी ले लो बच्चों, पास में आराम से पढ़ते हैं, पढ़ो। कहते हैं कि इटली में, ध्यान रखिएगा बच्चों, कहते हैं कि इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन, एक सेकंड रुक जाओ, शायद इटली की किरण और पीछे रह गया क्या, एक सेकंड बच्चों, एक पेज और पीछे जाना चाहिए मुझे। हाँ हाँ नहीं, हाँ यहाँ पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। हमारा टॉपिक कहाँ से बच्चों, इटली एकीकरण। क्वालिटी खराब है क्या सर, ब्लर हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है आप लोगों को, आवाज नहीं आ रहा सर, हेलो हेलो हेलो, साफ नहीं दिख रहा है बच्चों, सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, अरे ये तो गलत बात है। हो सकता है ज़्यादा रात होता ना, इंटरनेट खराब हो जाता है बच्चों, ज़्यादा रात होने पर इंटरनेट वगैरह काम नहीं करता ढंग से। क्वालिटी बढ़ा के देखो, आवाज़ ही साफ नहीं आ रहा है सर, अरे बच्चों पता नहीं इंटरनेट वगैरह कोई दिक्कत हुआ होगा। अब साफ दिख रहा है, देखो तो साफ तो नहीं दिख रहा है, मुझे भी ब्लर दिख रहा है बच्चों, मुझे ही खुद ब्लर दिख रहा है। हो तब कैसे होगा बच्चों, साफ नहीं दिखेगा तो कैसे होगा बताओ। ठीक है, अब दिख रहा है, साउंड ठीक है सर, साफ दिख रहा है बताओ, ऑडियो ठीक है सर, अच्छा मतलब दिख खाली खराब रहा है, ऑडियो ठीक आ रहा है। नहीं दिखेगा तो कैसे होगा बच्चों, नहीं दिखेगा तो कैसे होगा बताओ, दिखना तो पड़ेगा। आवाज क्लियर है, क्वालिटी सही नहीं है, आवाज क्लियर है सर, क्वालिटी सही नहीं है, कैसे होगा तब बताओ। यहां दिख रहा है क्या बच्चों, जब तक क्वालिटी नहीं आएगा तो कैसे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है सर, सही है सही है। देखो बच्चों साफ दिखेगा तो भी तो अच्छा होगा ना। यस, तो बच्चों हम लोगों ने देखो, हमने आपको अभी पढ़ना है काउंट काबूर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना बच्चों, काउंट काबूर के बारे में। तो काउंट काबूर कौन था बच्चों, एक नॉर्मल व्यक्ति है ना। तो काउंट काबूर को क्या किया था, विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बना दिया था बच्चों। विक्टर इमैनुअल ने इसे क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है ना, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बना दिया था। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने बच्चों, इसका मानना ये था कि इटली जितना भी बड़ा है बच्चों, इसका मानना था कि इटली जितना भी बड़ा है ना, इटली को एक करना ये भी चाहते थे। ये भी चाहते थे कि इटली जितने भी टुकड़ों में बटा है बच्चों, उसको एक करें। क्या करें, एक करें। लेकिन इसमें बाहरी दो देश थे जो बीच में अड़ंगा लड़ा देते थे। बोलो कौन कौन सा, कौन कौन से दो ऐसे देश हैं बच्चों जो कि इसको एक होना, मतलब एक होने नहीं देना चाह रहे थे। सबसे बड़ा था बच्चों ऑस्ट्रिया। क्या नाम था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश था जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो सभी एक हों। बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया के सभी राज्य एक हों। और दूसरा फ्रांस भी था बच्चों। क्या था, फ्रांस। दूसरा फ्रांस भी था, ठीक है ना, फ्रांस भी था और ऑस्ट्रिया भी था। लेकिन सबसे बड़ा बाधा किसको मानते थे, ऑस्ट्रिया को। तो याद रखिएगा बच्चों, काउंट काबूर सबसे बड़ा बाधा किसको मानते थे, ऑस्ट्रिया को। और इन्होंने क्या किया, दो तीन देश को बोल करके, जैसे फ्रांस वगैरह को, सबको पास में बुला करके बच्चों यह साबित कर दिया कि इटली का एकीकरण, जैसे हम लोग अपने इटली में जो भी करें, इसमें इसका हस्तक्षेप करना गैर कानूनी है। इसका हस्तक्षेप करना कैसा कानूनी है बच्चों, गैर कानूनी। तो सबसे पहली बार ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप गैर कानूनी किसने बताया था, तो बताया था बच्चों काउंट काबूर ने। काउंट काबूर नहीं बताया था कि ये जो ऑस्ट्रिया हमारे साथ कर रहा है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बच्चों, है ना, इसके साथ में फ्रांस के साथ में बहुत संधि वगैरह भी किया था। अब हम फिर से पेज लाएं, साफ दिखेगा, पेज लाएं बच्चों, क्योंकि वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। लाएं यार, फिर से लेके आते हैं पेज। देखो पेज आ जाएगा तो वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चों। हमने पूरा चीज़ याद नहीं किया अभी, आ जाओ। ठीक है, लाएं पेज, दिखाई पड़ रहा है, बताओ। यही दिक्कत होता है जी, पूरे मन से हम पढ़ाने आए, अब साफ नहीं दिखे तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है तो बोलो यस और नो। दिख रहा है,
अब दिख रहा है? नो सर, नो सर, नो सर। तो कैसे होगा बच्चों बताओ? तो गलत बात है। वो तो वहीं से जैसे आता ब्लड हो जाता है। पता नहीं है, पहले तो दिखता था, जैसे लेके आते हैं बच्चों ब्लड हो जाता है। तो गलत बात है बच्चों, कैसे होगा? तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, हाथ में रख के किताब पढ़े बच्चों, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे ही दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई पड़ता है। चलो आ जाओ बच्चों, यहाँ हाथ में रख के पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कहते हैं बच्चों कि इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्त था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। बताइए किसका किसका हस्तक्षेप था? तो हमने दो चीज़ बोला, पहला बोला बच्चों ऑस्ट्रिया और फ्रांस। दो चीज़ था जो कि नहीं इसका हस्तक्षेप कर रहा था। कौन था बच्चों? एक था ऑस्ट्रिया और दूसरा क्या था? फ्रांस। ऑस्ट्रिया और फ्रांस। आगे लिखा गया, अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य संभावित था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो। बच्चों पोप जो थे वो इटली का एकीकरण किस दृष्टिकोण से करना चाहते थे? बताइए। पोप जो थे वह इसका राष्ट्र ना, इटली का एकीकरण किस दृष्टिकोण से करना चाहते थे? तो वो करना चाहते थे धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी थी, परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है। तो बच्चों इटली में राष्ट्रीयता का विकास कब से हो रहा है? तो बच्चों 19वीं शताब्दी से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ता था। बच्चों एक बात आपने सुना होगी, फ्रांस में अगर कुछ भी होता था उसका असर पूरा यूरोप में पड़ता था, ठीक है ना। फ्रांस में कुछ भी होता था इसका असर पूरे यूरोप में पड़ता था। इस बात को किसने? मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने बोला था ना, क्योंकि फ्रांस में जो हुआ था बच्चों, जो क्रांति उठी थी वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। हर जगह के लोग स्वतंत्रता महसूस, मतलब कि अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाह रहे थे। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। पहला का नाम रखा बच्चों सिसपाइन गणराज्य, दूसरा का नाम रखा लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया। खैर ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों आपके लिए एग्जाम में। तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक नया शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। इतना डीपली मत पढ़ो बच्चों, जागृति आई इतना डीपली आपको नहीं पढ़ना है। अभी मेन पढ़ना है बच्चों काउंट काबूर के बारे में। किसके बारे में? काउंट काबूर। तो जो जो इंपॉर्टेंट हम निकाल देते हैं इसके बारे में। काउंट काबूर के बारे में, मेजनी के बारे में तो हम पहले ही बता दिए थे। काउंट काबूर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है हम निकाल देते हैं काउंट काबूर के बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात क्या था बच्चों कि इसे प्रधानमंत्री बनाया गया था। दूसरा बात है कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी थे। एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना था, अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 में बच्चों क्रीमिया का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था बच्चों? क्रीमिया का। याद रखना 1853-54 में, 1853-54 में किसका युद्ध हुआ था बच्चों? क्रीमिया का, है ना। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? एग्जाम में आता है। तो 1853-54 में, 1853-54 में के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसके अप्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया,
इससे काबुल की महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबुल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कराया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को क्या घोषित कराया बच्चों? गैर कानूनी घोषित करवाया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबुल ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। बच्चों साफ दिख रहा है तो बोलो पेज लाएं। सर पेज नंबर 8 में है क्या? पेज लाएं तो बोलो, पेज नंबर लाएं तो बोलो बच्चों, क्योंकि ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक पेज नहीं आया तो नहीं सही दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है? देखो तो, अब देखो दिखाई पड़ रहा है? जैसे पेज आता है ब्लर हो जाता है। देखो तो आ रहा है पेज? इस बार तो साफ दिखना चाहिए मेरे ख्याल से। लगता है सर आपका डाटा खत्म हो गया। सही में क्या? देखो तो साफ दिख रहा है? यस, इस बार कह रहा सर दिख रहा है, दिख रहा है। आजा बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो चलो यहीं से पढ़ते हैं बच्चों, यहीं से पढ़ते हैं। ये तो हो गया, एक ही चीज़ कितनी बार पढ़ोगे सर? ठीक है, पेज नंबर 8 में आओ बच्चों, पेज नंबर 8 में, पेज नंबर 8 में आइए। साफ दिख रहा है बताओ? जूम करिए सर, जूम तो कर दिया बच्चों। बस हिस्ट्री हमारा गल्ले पड़ा है क्या? जल्दी देखो। काबुल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया को मानता था। साफ दिख रहा है बताओ? यस। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। साफ दिख रहा है? साफ नहीं दिख रहा है? मतलब देखो तो, पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ, डाटा प्रॉब्लम है ना? नहीं, इंटरनेट तो है। चलो बच्चों रहने देते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, कल हम इसको लिख के लाएंगे, कल हम इसको अपने से लिख के लाएंगे बच्चों। ठीक है, कल हम यहाँ पर लिख के आएंगे। पार्ट नंबर 3 इसका समझो, रहने दो आज। ठीक है, माफ़ करना बच्चों, ठीक है ना? कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। इसको हम लिख के लाएंगे बोर्ड पर। कल बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख के लाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख के लाएंगे बच्चों। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना उसको हम लिख के लाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग बुक वगैरह घर पे होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल हम इसको लिख के लेते आएंगे, अच्छे से लिख के बच्चों तब लेके आएंगे। ठीक है, कल लिख के आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम कर लो बच्चों। अभी ठीक है, हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। हम ठीक ठाक हैं बच्चों, पढ़ा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। कल हम लिख के आएंगे। ठीक है, आप लोग आराम कर लीजिए। हैं, कल जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो बच्चों हम उसको लिख के लाएंगे, आप लोग आराम से पढ़ लेना। ठीक ठीक, तो सर दिख रहा है ना? अब कह रहा सर दिख रहा है। बाय बच्चों, कल मिलते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, कल हम लेकर के आएंगे बच्चों, पढ़ लेना। ठीक है, लव यू बच्चों, लेके आएंगे, आप भरोसा रखो हमारे पर, कल लेके आएंगे, कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो।